हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यावन झारखंड पर। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मेरा नाम असीत सर है। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 का। कितना का दोस्तों? क्लास 10 का सारे PYQ बताऊंगा। लेकिन मैंने सारे PYQ आपको बता दिया है। किसका किसका बताया दोस्तों? साइंस का सिर्फ 5 साल का बताया है। ठीक है, और SST का अभी बताऊंगा। जो SST का मेरे पास है 2022 का है और 2023 का है। अगर मिल जाएगा तो मैं आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं 1 बाय 1 अभी बताऊंगा। 2022 का बताऊंगा, इसके बाद 23 का और सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। लेकिन साइंस का मैंने 5 साल बता दिया है। उसके बाद क्या हिंदी का बताया है, मैथ का बताया है, इंग्लिश का बताया है। दोस्तों देख लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है, प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अभी एग्जाम का डेट शुरू हो गया और आशा करता हूं कि आप एग्जाम जल्दी आने वाला है और आप पढ़ाई के लिए एकदम रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, ताकि अच्छा से आपका नंबर आए दोस्तों। और आप कहां से देख रहे हैं, कौन जिले से हैं, कौन सा स्टेट से हैं, कौन सा गांव से हैं, कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हमें भी पता चले कि कहां कहां से देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? आपको क्या पूछ रहा कि फ्रांस में जो विद्रोह हुआ था वो प्रथम वाला वो कब हुआ था? तो जुलाई 1830 को हुआ था। यानी कि एक का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आप पूछोगे सर, अगर अगर बोल दे जुलाई 1815 में क्या हुआ था दोस्तों, तो जुलाई 1815 में नेपोलियन का, किसका? नेपोलियन का हार हो गया था दोस्तों। क्या हुआ था? हार हुआ था। और हार होने के बाद यहाँ पे क्या किया गया था? फांसी दे दी है, मृत्यु। नेपोलियन बोनापार्ट बोनापार्ट की क्या हो गया था? फांसी दे दिया गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी 21 में। कोई दिक्कत नहीं। और ये है जुलाई 1830 को जून क्रांति के नाम से जाना, या जून माह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 को हुआ था। जो प्रथम विद्रोह का बात कर रहा हूँ, पहला जो आपने राजा के खिलाफ विद्रोह चालू किया था, वो कौन कब किया था? 1830 को। और क्या हुआ था? जुलाई 1850 को नेपोलियन का हार हुआ था ना, हार गया था बेचारा। और जून 1821 को नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई थी। और जुलाई 1830 को जून महाक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 2 क्या कह रहा है भाई? निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है थी? यानी कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार आप जो कर रहे हैं, जो होगा, जो हुआ है, ये सारे ईश्वर की मर्जी से होता है। ऐसा कौन कहा था भाई? प्राकृतिक इकाई थी, वो कौन कहा था? जोसेफ मैथसन ने कहा था कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और आपका भी मानना होगा शायद, और मेरा भी मानना होगा कि जो भी हमारे बीच होता है वो ईश्वर की मर्जी ही है और कुछ नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया गया था? यानी कि पूरे यूरोप में, कहा एशिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं कि शिक्षित वर्ग है वो अपने राष्ट्रीय भावनाओं के विचार के लिए, संचार के लिए कुछ किया था। वो कौन सा संग्राम हुआ था? नेपोलियन का अतिक्रमण नहीं हुआ था। हुआ था क्या? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भाई? हाँ, 1848 में यूरोपियों देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? यानी कि किसान और मजदूर किस कारण से विद्रोह कर रहे थे? आप समझ ही रहोगे। उन लोगों का गरीबी ऐसा था कि खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसी से विद्रोह कर रहा होगा। बेरोजगारी था, जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे वो भी बेरोजगारी थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे वो तो होंगे ही। यानी कि दोनों है। और भूख मरी भी हो रहा है, यानी कि भूख के कारण बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान सारे मर रहे थे, उसी को भूखमरी बोलते हैं। यानी कि इनमें से सभी। और एक बात बता दूं दोस्तों, जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, अगर ऑल ऑफ दीज रहे, यानी कि आपका सभी रहे, तो ज्यादा चांस आपको, अगर ये तीनों ऑप्शन का पता मालूम नहीं होता तो आप सोचो कि इनमें से सभी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्या कह रहा। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए, अपने उद्देश्य, उसका जो टारगेट था उसके प्रसार के लिए, यानी कि प्रसार किया, है ना, रिंग योंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। योंग इटली मतलब योंग, जब जवान इटली का नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। ये किसका कहना था दोस्तों? जूसेफ मैथसन का कहना था। आप बोलेंगे सर मेटरनिक ने कुछ नहीं किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। मेटरनिक ने कहा था भाई, जब फ्रांस छिकता है,
जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सारे देशों का सर्दी जुकाम हो जाता है, यूरोप के देशों का सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिफ का कहना था दोस्तों, लेकिन इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, प्रथम विश्व युद्ध। अच्छा, आपको जितने भी लोगों को मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात बता रहा हूं, कब हुआ था, 939 से 945 के बीच में हुआ था। और आपको बताना क्या है, कमेंट में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये बताना है दोस्तों, जिसको मालूम है वही बता पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने को मालूम है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा के व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चा की भरपाई के निम्न में से क्या किया गया था, यानी कि क्या किया गया था, जो बाकी बहुत सारे कर्ज हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए थे। ये भी सही है भाई, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे कर्ज लिए गए युद्ध के नाम पे, करों में वृद्धि की गई। हाँ भाई, ये भी क्या हुआ कि अभी युद्ध होने वाला है तो उनके जो अभी जो जीएसटी बोलते हैं उस टाइम कर बोला जाता है, उसके कर में वृद्धि की गई थी। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, कि सीमा का जो शुल्क होता था वो भी बढ़ा दिया था। तो इनमें से सभी इसका आंसर है दोस्तों, और मैंने कहा था ज्यादातर इनमें से सभी को मारने की कोशिश करोगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, है ना। यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है, तो मैं यहीं से पढ़ता हूँ, धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यानी कि सभी भारत के लोगों को एक साथ एक ही चीज में बांध सकता है। अगर कह दे कि भारत माता की जय, तो सारे भारत माता की जय, सारे देश के लोग भारत माता की जय ही बोलेंगे और कुछ नहीं। तो इसी को एकता के सूत्रों में बांध सकता है, ये विश्वास किनका था, तो ये विश्वास दोस्तों महात्मा गांधी जी साहब का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चंस कितने भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जलियांवाला बाग है दोस्तों, मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जुटे हुए थे, है ना, या किए हुए थे दोस्तों, जुटे हुए थे। तो कौन सा ऐसा मेला था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ कब हुआ था दोस्तों, 1919 को हुआ था, बड़ी भयानक, जहां पर जनरल डायर ने, किसने गोली चलवाया था दोस्तों, जनरल डायर ने। और बाद में इसके जो अंग्रेज सरकार थे इसको इनामी से क्या कर दिया था, इनामी दिया था। हालांकि हम लोगों के हिसाब से उसको इनामी नहीं, सजा देना चाहिए, लेकिन हमारे जो इंडियन लोगों को मार गिराया उसके कारण से जनरल डायर को वो क्या दिए गए थे, इनामी दिए गए थे। कब, 1909 को। ठीक है, और किस कारण से, जलियांवाला बाग में जो हमारे लोग इकट्ठा हुए थे, जुटे हुए थे, तो वहां पे गोली चलवा दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, कौन सा मेले में शिरकत करने के लिए जुटे हुए थे, तो बैसाखी का मेला था दोस्तों, बैसाखी की मेला में जुटे हुए थे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। यानी कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय को, वायसराय मतलब कोई कैप्टन होगा, है ना, कोई कैप्टन होगा दोस्तों, वायसराय को एक खत लिखा था जिसमें वो एक महत्वपूर्ण बात थी, और उस बात को खत्म करने के बारे में कहा गया था। उसमें नमक के बारे में, जल के बारे में, वस्त्र के बारे में, संपत्ति के बारे में। तो नमक के बारे में उनको कर खत्म करने के लिए, यानी कि वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के लिए कहा गया था। तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। 10 चलते हैं दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो महात्मा गांधी थे दोस्तों। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी दोस्तों। मैं आपसे आशा करता हूं कि आगे चलकर आप भी कोई ना कोई किताब जरूर लिखना चाहोगे दोस्तों, अपने अपने बलबूते। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया था, विलियम फ्रेडरिक लुइस को, हेनरिक हिमलर को, ओटो वान बिस्मार्क को। तो दोस्तों किसको दिया था, ओटो वान बिस्मार्क को दिया था। और एडोल्फ हिटलर का नाम तो जानते हो, है ना, तानाशाह राजा था। कौन सा राजा था दोस्तों, तानाशाह राजा था। वो क्या कहता था, यहूदियों को एक कमरे में बंद करता था और गैस छोड़ देता था, और उनका मरते हुए देख को वो डांस करता दोस्तों। इतना क्रूर राजा था एडोल्फ हिटलर। लेकिन मुख्य बातें यह है कि मेन बातें यह है कि हमारे देश को आजाद करने के लिए एडोल्फ हिटलर का बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। शायद एडोल्फ हिटलर ने हमारे साथ नहीं दिया होता तो आजादी हम जब 1947 को हुआ था, 2-4 साल और बढ़ जाता, आजाद तो होता। हमारे देश के रगों में वो खून है जो किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता, आजाद तो होता, लेकिन 2-4 साल बाद शायद हो सकता था, लेकिन उसने हमारा सहयोग किया, इसलिए हम लोग
जल्दी ही आजाद हो गए दोस्तों। ठीक है, और भी बहुत कारण है, यही एक कारण नहीं है। 12 देखते हैं, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चोरी चोरा कांड दोस्तों 1922 में हुआ था। आप पूछोगे सर 1919 को कौन भूल सकता है सर जी, 1919 को कौन भूल सकता है? ये दिन बड़ी भयानक दिन था हमारे इंडियन लोगों के लिए, जो अंग्रेज सरकार की जनरल डायर ने किया था, जलियांवाला बाग का कांड दोस्तों। हत्याकांड, कांड मत बोलो भाई, जलियांवाला बाग का हत्याकांड बोलो। हत्या किया गया था निर्दोष लोगों का। ठीक है, तो वो कब हुआ था? 1909 को। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। पवन द्वारा, किसके द्वारा? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से, ढालू मतलब ढलान क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि पवन द्वारा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी है, ठीक है, बहुत सारे मिट्टी है, और मिट्टी को जब हवा देगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत दूर पर उड़ा ले जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से, यानी कि ढालान जो क्षेत्र है, ऐसा ढालान क्षेत्र है, ठीक है, ढालान क्षेत्र से, ये ढालान क्षेत्र, ये ढालान क्षेत्र से मृदा को क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान लेके आएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? तो मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का डिफिनेशन होता है दोस्तों, एक जगह का मिट्टी को किसी दूसरे जगह पे ले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। और पवन द्वारा और ढालू क्षेत्र से उड़ा ले जाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह उड़ा ले जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। अगला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया, उनके नाम है। तो उत्पत्ति के जब आधार पर आए संसाधनों के दो भागों में विभाजित, जेब और अजेब में विभाजित किया गया था दोस्तों। अगर यहीं पे क्वेश्चंस आपको अगले में देखने को मिलेंगे, समापय के आधार पर, किसके आधार पर? समापय के आधार पर अगर बोले तो समापय के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय होंगे दोस्तों, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर बोले तो जेब और अजेब। इस बातों पे थोड़ा ध्यान गौर दीजिएगा, नहीं तो एक ही दोनों लगेगा, फिर इस समापय में आप जेब अजेब दे दोगे, उत्पत्ति में नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कोई दिक्कत नहीं। नवीकरणीय मतलब समझते हो दोस्तों कि एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग किया जा सके, वो नवीकरणीय होता है। और अनवीकरणीय क्या है दोस्तों? जिसको एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सके, वो अनवीकरणीय नाम से जाने जाते हैं। 15 चलते हैं, क्या कह रहा? निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो रेगुड़ मृदा काली मृदा को कहा जाता है दोस्तों, जहां पे कपास की जो खेती बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, यानी कि कपास ज्यादा मात्रा में होता भी है। आपको पूछेगा किस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, तो काली मृदा में। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों? पृथ्वी सम्मेलन। हाँ, और एक बात कमेंट कीजिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और ये भी पूछता है, कभी कभी तो साइंस में भी पूछ देता है, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपको एसएसटी में पूछ रहा हूं। जिसको आंसर आता है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरिया। ठीक है, रियो डी जेनेरिया। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 17 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा? निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो खनिज राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है दोस्तों, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा झारखंड में तो बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 18 देखते हैं, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? भू क्षेत्र मैदान के रूप में है, तो 43% मैदान भाग के भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना? देश के क्षेत्रफल का लगभग, अगर हमारा भारत देश का वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो कितना है भाई? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन मतलब समझते हो दोस्तों, जीवों का अवशेष। किसका अवशेष? जीवों का अवशेष को ही जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका अगर डिफिनेशन पूछे जीवाश्म ईंधन का, आपको पूछ सकता है, आपकी किताब में है भी मौजूद, आपको पूछ सकता है, यानी कि लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जो जीव, पेड़ पौधे, है ना,
पेड़ पौधे जो जमीन के नीचे दब गए थे और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए थे, उसे जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्रों को जाना जाता है दोस्तों? तो पठारी क्षेत्रों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं दोस्तों। पंजाब में, कहां पे? पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि का कम से कम का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? गहन खेती? नहीं। वनमुदन यानी कि वनों को काटना को वनमुदन कहा जाता है। अधिक सिंचाई है दोस्तों। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखते हैं क्या कह रहा। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, सीढ़ीदार मतलब जब समझते हो दोस्तों, ऐसा ऐसा धान को लगाया जाता है, ऐसा ऐसा, समझ रहे हो ना? सीढ़ी सीढ़ी बना के ऐसा ऐसा एक ही आदमी चल सकता है, एक ही आदमी लगा सकता है। तो सीढ़ीदार सोपानों की खेती की जाती है। खेती की जाती है कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तरांचल में ऐसा खेती की जाती है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि और स्टेट में नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत किया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा की अगर बात करें तो उत्तरांचल है दोस्तों। 22 देखते हैं दोस्तों। 22 में क्या है? भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है भाई। कौन सी परियोजना, योजना मतलब समझते हो ना दोस्तों, जिसमें जिसके योजना मतलब जो जिसमें किसी को लाभ होता है, ठीक है। सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आते हैं, दोनों के काम में आते हैं। जल विद्युत के उत्पादन के लिए भी और सिंचाई के लिए भी, दोनों के काम में आते हैं। तो वो कौन सा नदी है, कौन सा परियोजना है? तो वो है ब्यास परियोजना, जो जल विद्युत और सिंचाई दोनों के काम में आते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई। दुनिया भर में जल की कमी के कारण से बढ़ रही है। जल की कमी के कारण से क्या बढ़ रही है? तो मैं इसको बिना पढ़े इनमें से सभी मार सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बता दूं, जल की कमी होगा तो सूखा पड़ेगा। सिंचाई की बढ़ती मांग, सिंचाई को आप अभी सिंचाई बहुत ज्यादा मात्रा में की जा रही है, इसके कारण से भी जल की कमी का झेलना पड़ रहा। जल की व्यर्थ बर्बादी, जल की बेकार में बर्बाद करना, यानी कि जब दोस्तों जल आप नहा रहे हो तो जग में नहाओ, जग जग लेके नहाओ। अगर एक ही बार में एक बाल्टी पानी डालोगे तो बहुत ज्यादा पानी बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसी कारण से हमारे जल की कमी का बहुत सारे क्षेत्रों में कमी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तनाव मतलब क्या दोस्तों? झगड़ा होने लगी। वो थे फ्रेंच और डच। ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। श्रीलंका में अधिकतर, कहां पे? श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो वो दोस्तों बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। और बौद्ध धर्म दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ था? तो हमारे भारत से स्टार्ट। अगर पूछ दे कि शुरू बौद्ध धर्म का शुरू कहां से हुआ था, तो भारत से स्टार्ट हुआ था। और किसने किया था दोस्तों? अगर किसने किया था तो सम्राट, किसने? सम्राट अशोक ने, ठीक है, सम्राट अशोक ने। अगर बात करें दोस्तों सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। अगर बात करें बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र था। अगर बात करें चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? तो चाणक्य था, ठीक है। चाणक्य नीति पढ़ोगे दोस्तों, चाणक्य नीति पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे सीखने को मिलेंगे दोस्तों। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपको तो आपको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं हर एक संकट का सामना करने के सिखा रहा हूं, ठीक है। 27 देखते हैं। लोकतंत्र की एक बुनियादी, किसके? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है दोस्तों? जिसको लोगों द्वारा चुना गया वो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र के एक बुनियाद सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? यानी कि राजनीतिक शक्ति होगा उसका स्रोत किसे माना जाएगा? संसद को, जनता को, यानी कि जनता को माना जाता। राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है दोस्तों? जनता को। यानी कि लोकतंत्र क्या होता है? लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुने गए को ही लोकतंत्र कहा जाता है। यानी कि जनता मतलब क्या होता है? जन के द्वारा, जन के मत द्वारा, या जनमत भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं 28। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? दोस्तों मैं क्या पढ़ूं इसको, क्या ये डायरेक्ट इनमें से सभी मारूं? आप पढ़ लोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29। निम्न में से किस प्रकार का टकराव, टकराव मतलब समझ रहे हो ना, इधर से भी कोई लड़ने को खोज रहा है, इधर से भी कोई लड़ने को खोज रहा, आओ कौन सकेगा?
तो उसी को टकराव बोलते हैं। आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप दे देता है। हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप दे देता है, वो कौन किसके कारण से होता है दोस्तों? वो सामाजिक प्रभाव के कारण से ऐसा होता है। यानी कि इसका आंसर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 30 पे चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? यानी कि फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, संविधान और विभिन्न स्तर, संविधान जो है और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारी का व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये तो एकदम साधारण सी बात है दोस्तों, न्यायालयों की है। आप बोलोगे सर प्रधानमंत्री क्या करता है? तो प्रधानमंत्री देश चलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का काम होता है। यानी कि कोई अगर, छोड़ो, इस संसद पे चलते हैं। संसद में कानून का वेरीफाई कर देता है। ये संसद जो है कानून बनाने का उसको दिया गया है, कानून बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 31 क्या कह रहा? हाँ, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए? तो आप इसको मत देखो, इधर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पुलिस को समझ में आ रहा है ना, तो पुलिस ना ही संघ सूची में आते हैं ना समवर्ती सूची में, तो कहाँ आएंगे? राज्य सूची में आएंगे, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ पुलिस ही रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोस्तों, आप बोलेंगे सर इनमें से सभी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने कहा था बहुत रेयर केस में ऐसे एक दो क्वेश्चंस होंगे जिसमें इनमें से सभी नहीं होंगे। नहीं तो ज्यादातर देखोगे आप, ऑल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर देखोगे इनमें से सभी मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ये तो आसान सा, केंद्र शासित प्रदेश को चलाने वाला, शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त होता है? तो केंद्र शासित यानी कि केंद्र सरकार को ही दिया जाएगा, है ना। अगर स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों को चलाएगा, राज्य सरकार राज्य के लोगों को चलाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? एक बार फिर से, जब केंद्र और राज्य सरकार शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? यानी कि आर्थिक मतलब जब समझ ही रहे हो दोस्तों, जैसे आप किसी का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती, दयनीय स्थिति बहुत खराब हो जाती, ना खाने के लिए पहनने के लिए बहुत सारी चीज नहीं, तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है क्या? नियमित रोजगार भी होना चाहिए भाई, स्वतंत्रता भी होना चाहिए। आपको कहेगा आप 5 रुपया से ज्यादा नहीं कमा सकते हो, सिर्फ 5 रुपया कमाओगे, अगर 6 रुपया कमाओगे एक्स्ट्रा तो ये 1 रुपया मैं दे दूंगा, तो वो स्वतंत्रता नहीं हुआ। यानी कि आप कितना भी कमा सकते हो आपका होगा, ये स्वतंत्रता हुआ। बेहतर मजदूरी, यानी कि आपको अच्छा मजदूरी भी होना चाहिए। आपको लोहा ढोने दे देगा 50 किलो का डेली, आप कितना ढोओगे भाई रोज रोज? तो बेहतर मजदूरी भी होना चाहिए, इसलिए इसका क्या होगा? इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ज्यादा मात्रा में गरीब पाया जाता है? तो ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में गरीब पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 36 क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कौन सा बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। तो आप पूछोगे नहीं सर कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है भाई? शिक्षित बेरोजगारी तो समझते हो, यानी कि शिक्षा उसके पास रहते हुए भी, क्या शिक्षा उसके पास रहते हुए भी वो 10 रुपया तक नहीं कमा पाता है, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी हुआ। ठीक है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों? मौसम के कारण, जैसे कोई ये खेत है, ठीक है, समझ लोगे, आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये कोई खेत है, इसमें 6 आदमी का काम में चाहिए। कितना आदमी? 6 आदमी काम में चाहिए, और उसको क्या करेगा? इसका आधा आदमी को ही काम में लगा देगा, यानी कि 3 आदमी को ही लगा देगा। और इसी प्रकार बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। 37 चलते हैं। 37 क्या कह रहा? भारत किस वर्ग के देशों में आता है? दोस्तों भारत निम्न आय के वाले देशों में आता है। 38 चलते हैं। 38 क्या कह रहा देखते हैं। निम्नों में से कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है कि विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 39 देखते हैं दोस्तों। 39 क्या कह रहा? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और
व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां प्रमुख उदाहरण है? तो तृतीयक उदाहरण है। किसका होगा? तृतीयक का उदाहरण दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपका 40 में एकदम कोशिश करोगे कि 40 में 40 लेके आओ दोस्तों, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छुटाओगे, है ना, जाकि आपका एक भी नंबर घटे दोस्तों। मेरा संपूर्ण दुआ है, आशीर्वाद है, आप लोग एकदम अच्छा नंबर आए और आगे जाके कुछ करो दोस्तों। ठीक है, 40 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, ये तीनों नहीं है दोस्तों। तो इसमें क्या बेरोजगारी पाया जाता है? चक्रीय बेरोजगारी पाया जाता है। इसमें कौन सा? चक्रीय बेरोजगारी। दोस्तों मैं सिर्फ इसमें 2022 का ही बताया, अगला वीडियो में 2023 को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, कमेंट करना ना भूले। आपका कमेंट जब देखते हैं तो हमें पढ़ाने में एनर्जी प्रोड्यूस होता है दोस्तों। इसी आशा करता हूं कि आप समझ में आ रहा है कौन सा स्टेट से, कौन सा जिला से हैं, कितने पढ़ाइए के तैयारी चल रही, किस प्रकार से, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, अब मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करूं आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज अभी लाने वाला हूं। धाकड़ ट्रिक मेरा देखा नहीं है शायद आप लोग, उसको भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इन्हीं बातों से मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।